हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फहद। आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट बीएमएमसी एंड सफदरजंग। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बायो में 360 अपॉन 360 कैसे टारगेट करते हैं। बहुत सारी वीडियो बहुत लोगों ने बना रखी है। मैं इसमें अपने स्टेप्स बताऊंगा कि मैं कैसे फॉलो करा था एंड मैंने कैसे 350 स्कोर किया था बायोलॉजी में। क्या करना है, आफ्टर क्लास जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब बात आती है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के तो आपको इतने रिवीजन कर देना कि भाई उसकी हालत एकदम खराब हो जानी चाहिए। उसके डायग्राम, एग्जांपल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यहाँ तक कि ये याद होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस तरफ लिखी हुई है पेज के। मान लो ये एडिनो वायरस वाला डायग्राम है, क्या आपको याद था इसके नीचे ये वाली लाइन लिखी हुई है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है? तो ये सब पे भी ध्यान देना है आपको। जो डायग्राम दिया रहता है उसके नीचे जो दो लाइन लिखी रहती है, उसकी लेबलिंग लिखी रहती है, सब कुछ एकदम फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपका ओनली सोर्स होना चाहिए रीडिंग के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी चैप्टर में लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा एज की जरूरत है तो अपने क्लास नोट्स देख सकते हो। जैसे जेनेटिक्स के लिए अपने क्लास नोट्स या मॉड्यूल्स कोचिंग की पढ़ सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी आपका मेन सोर्स हमेशा रहना चाहिए। चैप्टर्स में, मॉड्यूल में बहुत फालतू की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, बहुत ज्यादा ज्यादा लिखा रहता है। मान लो मैंने फर्स्ट ईयर में आके अब फिजियोलॉजी की किताब देख रहा हूँ, तो उसमें जितना लिखा हुआ है ना, वैसी ही चीजें एलन की मॉड्यूल्स के ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी लिखी हुई थी। लेकिन उतना पढ़ के कोई फायदा है क्या? नहीं है यार। तो मत पढ़ो इतना, जब ये सब यूजफुल नहीं है अभी नीट के लिए। नीट ज्यादा पढ़ने से नहीं निकलता है, कम चीजों को बार बार ही पढ़ने से निकलता है। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जैसे कि ये क्वेश्चन तुम देख सकते हो, ये 99% बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी से तो है, लेकिन ये एनसीईआरटी की मेन लाइंस में नहीं दिया है, ये एनसीईआरटी की समरी में दे रखा है। तो मेरा पॉइंट यही है कि तुम्हें समरीज भी जो एनसीईआरटी की है ना, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना है। उसमें भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, एंड जो मेन एनसीईआरटी की लाइंस में नहीं दे रखा है। क्योंकि पता नहीं एनटीए कहाँ से सवाल पूछ ले यार। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी है, और जो भी कंफ्यूजन हो रहा है उससे उसको क्लियर करते हुए चलना है तुम्हें। टाइम जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होगे तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेके बैठना है और सिर्फ हल्के हल्के से लाइन पे मार्किंग करते चलना है जो आपको लाइंस इंपॉर्टेंट लग रही है। उसके बाद अब आपको एनसीईआरटी को उन्हीं लाइंस को रिवाइज करते रहना है। अब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपको दो नई टाइप की लाइंस मिलेंगी। एक जो आप भूल जा रहे हो बार बारी, एंड एक जो आपने गलत कर दिया हो, या फिर आपने फर्स्ट टाइम में उस लाइन को इंपॉर्टेंट नहीं समझा हो। तो आपको दो कलर के हाइलाइटर लेने हैं और इन दोनों लाइंस को हाईलाइट कर लेनी है अपनी एनसीईआरटी में ही। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको उसमें कोशिश करना है, जैसे मेरी एनसीईआरटी ये देख सकते हो, इसमें मैंने स्टेटमेंट बेस्ड के लिए मार्क कर रखा है, असर्शन रीजन के लिए मार्क कर रखा है। इसका मतलब क्या है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे पढ़ते, स्टेटमेंट्स को ऐसे पढ़ना है ये सोचते हुए कि इसमें अगर मैं ये बदल दूं तो ये नया स्टेटमेंट बन जाएगा और ये मेरे से गलत हो सकता है। मतलब ये, इसको मैं थोड़ा सा मोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे नन कर दूं तो ये हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसे आपको सोचते हुए एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी। बिकॉज, मोस्ट, नन, ऑल ऐसे वर्ड्स दिखे उसको मार्क कर लेना, क्योंकि भाई असर्शन रीजंस मोस्टली वहीं से आता है जहाँ पे देयर फॉर बिकॉज होता है, और मोस्ट, नन, ऑल से स्टेटमेंट वाले बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्ट शीट, बायो के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो बच्चों को याद ही नहीं होते हैं। तो उन चैप्टर्स के लिए आपको क्या करनी है, एक फैक्ट शीट बनानी है। फैक्ट शीट ऐसे बनानी है, मान लो कि मेरा आज 10 पॉइंट्स लिखे। मान लो मैंने आज सेल चैप्टर पढ़ा, तो मैंने उसमें से ऐसे 10 पॉइंट्स लिखे जो मैं बार बार ही भूल जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने उस 10 पॉइंट्स को रिवाइज किया, नेक्स्ट 10 पॉइंट्स लिखे जो मैं बार बार ही भूल जाता हूँ। फिर थर्ड डे पे मैंने 20 पॉइंट्स रिवाइज किए एंड 10 नए पॉइंट्स ऐड किए। ऐसे करते करते आपके एट द एंड ऑफ वीक 70 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे और आपको इजी पता भी नहीं चलेगा। कुछ चैप्टर्स जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, जिसमें एग्जांपल्स और डेटा बहुत होता है, उसके लिए आप एक ऐसी शीट बना सकते हो जो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने डेटा जैसे देख सकते हो, एग्जांपल्स लिख रखे हैं, डेटा लिख रखा है। तो ऐसे आप लिख सकते। फिर आते हैं कुछ चैप्टर्स जैसे कि एनाटॉमी, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है यार कि एनसीईआरटी में बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ में लिख रखा है, पॉइंट्स में बना कर नहीं लिख रखा है। तो वो पढ़ते हुए पॉइंट्स याद ही नहीं होते हैं कि पाइन कोन्स किसकी तरह होते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। सो इसीलिए उसके लिए आपको एक पॉइंट वाली नोट्स मैंने बनाए थे, क्योंकि मेरे पास वो प्रॉपर नोट्स थे नहीं उस चैप्टर के, मैं क्लास में बनाता नहीं था। तो मैंने उसकी एक पॉइंट की शीट्स बनाई थी जिसमें मैंने सारे पॉइंट वाइज लिख दिए थे। मैंने अपने मिस्टेक्स भी ऐड करते हुए चला था, देख सकते हो जैसे कि इसमें
कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो। दो चीजों का ध्यान रखना है कि जिस सोर्स से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पहला तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, दूसरा कि उसमें असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और थोड़े से डिफिकल्ट साइड के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। डिफिकल्ट मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, डिफिकल्ट मतलब वो उसमें ज्यादा स्टेटमेंट्स हो और हार्ड टू आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स हो जो बच्चे मिस कर देते हैं इनसे। मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस रिकमेंड करूंगा, तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी है, बहुत अच्छी बुक है। सेकंड, नीट प्रेप का बैच जो मैंने लिया था, एंड थर्ड, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स। इन तीनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट तो नीट प्रेप का बैच ले लो, तो बेस्ट है नीट प्रेप का बैच ले लो। उसमें 300-400 क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर, पीवाईक्यूज इंक्लूडेड। उसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, हर लाइन से क्वेश्चन है उसमें। और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो टेस्ट की तरह तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टाइमर लगाना है 1 घंटे का, उसमें 90 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है हमेशा, क्योंकि यही स्पीड एग्जाम में काम आती है। एग्जाम में तो तुम्हें 1 घंटे में भी 90 नहीं, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि 45 मिनट्स में ना तुम्हारी 90 क्वेश्चन भी हो जाए और ओएमआर में टिक भी हो जाए पूरा। क्वेश्चन पे 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। बात आती है कि रिवाइज कैसे करें बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी की तुम पहले फैक्ट शीट रिवाइज करोगे उन पॉइंट्स की जो तुम बार बार ही भूलते हो। बाकी उस चैप्टर की एग्जाम्पल शीट्स रिवाइज करोगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी और मॉर्फोलॉजी। थर्ड, मार्क एनसीईआरटी पढ़ोगे अपनी, जिसमें तुमने अपनी मिस्टेक्स हाईलाइटेड सब कुछ मार्क कर रखा है। एंड फोर्थ, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो, तब तुम एलन की एनसीआर पढ़ सकते हो, या फिर बायोहैक जैसी बुक्स का यूज कर सकते हो, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स के माध्यम में क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। ये चीज तुम तभी करना जब तुम्हारे पास टाइम हो। ज्यादा मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा, मैंने जो ऊपर पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को फॉलो करो और अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट करो। पक्का बायो में 350 तो आ ही जाएंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है नीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं उस पर वीडियो निकालने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।